नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिफेंस सिविलियन कैडर की उसी श्रेणी में लगातार हम एपिसोड्स कर रहे हैं। इसी के तहत रक्षा प्रतिष्ठानों में ग्रुप ए केंद्रीय सिविल सेवाओं पर आज चर्चा है। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस विषय से जुड़े आपके जहन में उठ रहे हर सवाल के जवाब के रूप में। तो चलिए अब आपको मैं रूबरू करवाता हूं हमारे खास मेहमान कर्नल RS भंडारी से, जो आपको बताएंगे कि डिफेंस सिविल कैडर के तहत रक्षा ए प्रतिष्ठानों में ग्रुप ए केंद्रीय सिविल सेवाओं के बारे में क्या कुछ जानकारी है, कैसे इसमें भर्ती होती है, क्या कुछ महत्वपूर्ण घटक इसके लिए चाहिए होते, सारी बात होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। जय हिंद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रशिक्षण रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और भर्ती निर्देशक भी रहे। जो भर्ती से संबंधित है, वे अभी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में संस्थापक के रूप में है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये संस्था करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर काम करती है। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून है, जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस सिविलियन कैडर के तहत रक्षा प्रतिष्ठानों में ग्रुप ए केंद्रीय सिविल सेवाओं पर बातचीत। पहला सवाल इस पूरे विषय से जुड़ा हुआ मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा। सर, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 12 ग्रुप ए सिविल सेवाएं हैं। हमने पिछले एपिसोड में 6 सेवाओं पर चर्चा की है और आज हम रक्षा प्रतिष्ठान में ऐसी सेवाओं के बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे। सेवाएं कौन सी है, इनके बारे में बताएं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, ये जो कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में हैं, उनमें है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। सबसे पहले ये सिविल सर्विस है। उसके बाद आता है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो सर्विसेज है, उसमें इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज हैं। फिर है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हेल्थ सर्विस, ये हेल्थ साइंस की सर्विस है। डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, ये इंजीनियरिंग सर्विस है। DRDO, जो कि आप सबने सुना हुआ है, उसका है, उसमें है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये इंजीनियरिंग सर्विस है। इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस है, ये इंजीनियरिंग सर्विस है। और इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस, ये भी इंजीनियरिंग सर्विस है। तो इस तरह से ये 7 सर्विसेज और हैं, ये इसमें शामिल है। पिछली जो सर्विसेज थी उनके बारे में बात की गई थी एपिसोड में, और इस बार उसके आगे की जो श्रेणी है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। अगला सवाल इसमें मैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल है शामिल करने जा रहा हूं। भारतीय रक्षा लेखा सेवा किस विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान करती है और उसकी भूमिका क्या है? सर, दर्शकों को ये भी बताएं। ये जो भारतीय रक्षा लेखा सेवा है, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं IDAS, ये डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हिंदी में कहेंगे रक्षा लेखा विभाग में कार्यरत है। और ये इसके जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कहलाते हैं। वो भी IDS सर्विस से ही होते हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, अकाउंट्स और इंटरनल ऑडिट का काम है। और ये पर्टिकुलरली सारे आर्म फोर्सेस के जितने विंग्स हैं उनके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, इंडियन कोस्टल गार्ड, BRO, DRDO, CSD आदि के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो ये कार्डर स्ट्रेंथ है, करीब 1100 के करीब वाटर स्ट्रेंथ है। और ये पूरे देश में हर जगह कैंटोनमेंट्स में, स्टेट्स में, कमांड हेडक्वार्टर्स में लोकेटेड ऑफिसेज हैं इनके। तो सर, ऐसे में हमारे दर्शकों को भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारियों के बारे में भी आप जानकारी दीजिए, उनके प्रशिक्षण और कुल संख्या के बारे में भी बताएं। ये जो IDS ऑफिसर सिविल सर्विसेज है, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन UPSC जो कंडक्ट करता है उसके थ्रू सेलेक्ट होते हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो पूना के अंदर है। और ये जो ऑफिसर्स हैं, ये पहली जो इनकी पोस्ट होती है वो है असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो कार्डर स्ट्रेंथ है वो IDS ऑफिसर्स की 650 है जी। और क्या सार्वजनिक क्षेत्र की हम अगर बात करें तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा इकाइयों के कर्मियों को डिफेंस सिविलियन कैडर माना जाता है?
बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जी। ऐसा है कि जो DPSUs हैं ये बहुत वाइड रेंजिंग हैं, अपने देश के अंदर काफ़ी हैं। शिपयार्ड्स भी हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं, डिफेंस उस डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ये जो DPSUs है, जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इसके पर्सनल डिफेंस सिविलियंस नहीं कहलाते हैं। और ये इनका जो रिक्रूटमेंट है और जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली DPSUs ही करती हैं। जी। तो ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा इकाइयों के कर्मियों को डिफेंस सिविलियन कैडर माना जाता है, क्या ये बात पॉसिबल है? इसकी संभावना क्या है? देखिए, अपन ने इस पे चर्चा अभी की है, तो ये मैंने जैसे बताया कि इनका जो मैनेजमेंट है और सिलेक्शन है वो पूरा इनके द्वारा ही है। तो सर, ऐसे में कुछ साल पहले 41 आयुध कारखानों को 7 DPSU के तहत समूहीकृत किया गया था। इन कर्मचारियों की स्थिति क्या है, ये भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। हाँ, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है जी। जो डिफेंस सेक्टर में रिसेंट टाइम्स में हुआ है। आपको सबको ध्यान होगा कि देश में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं जो वेरियस चीज़ें, इक्विपमेंट, सामान देश की डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाते हैं। तो इसके अंदर जो सर्विस है उसका नाम है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, जो इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज है। जैसे मैंने बताया, ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज है। और इनकी जो सर्विस कंडीशंस है एम्प्लॉयज़ की, वो बहुत ही मतलब अभी DPSUs में इनको 7 DPSUs में डाल दिया जैसे आपने फरमाया। और इनकी जो स्ट्रेंथ है 1.64 लाख है, बहुत बड़ी तादाद है ये डिफेंस जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं। पर इनको अभी के समय के लिए, जब तक कि इनको परमानेंटली DPSUs में एब्जॉर्व नहीं हो जाते हैं, अभी डीम्ड इनका डेपुटेशन माना गया है और अभी ये डिफेंस सिविलियन ही है। बट आने वाले समय में जितने नए रिक्रूट होंगे वो सब डायरेक्टली उनके द्वारा ही रिक्रूट होंगे और वो डिफेंस सिविलियन नहीं होंगे। जी। तो सर, ऐसे में भारतीय आयुध निर्माणी सेवा का एक बड़ा कैडर है अपने आप में, जैसा कि आपने बताया। तो ऐसे में निश्चित रूप से हमारे दर्शक इस सेवा के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, जो IOFS है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, ये मल्टी डिसिप्लिनरी इसका कंपोजिट कैडर है। इसमें 1760 पोस्ट होती हैं और इसमें इंजीनियर्स हैं जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो कि केमिकल, मेट्रोलॉजिकल, टेक्सटाइल, लेदर, और इसमें नॉन टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है जैसे साइंस, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड आर्ट्स ग्रेजुएट्स वाला। तो पर जो इसकी जो अधिक से अधिक जो पोस्ट है 87% वो टेक्निकल फील्ड में है। 50% जो रिक्रूटमेंट है इस सर्विस में वो डायरेक्ट होता है। और इंजीनियर्स जो रिक्रूटमेंट है, इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन UPSC के द्वारा होता है। जो नॉन टेक्निकल स्ट्रीम्स का है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। और टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनका जो रिक्रूटमेंट है वो इंटरव्यू द्वारा UPSC करती है। और इनकी जो एकेडमी है ट्रेनिंग, नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, वो नागपुर में लोकेटेड है। और इनके जो ऑफिसर्स हैं कुछ समय के लिए 3-4 साल, अगर ज़रूरत पड़ने पे इनको कमीशन्ड ऑफिसर्स की तरह भी काम करना पड़ सकता है। जी सर, मुझे लगता है कि हमें भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा पर भी चर्चा करनी चाहिए कि डॉक्टर जैसे कि सर्जन हो गए, चिकित्सक, इनकी भर्ती कैसे की जाती है, कैडर की साइज़ क्या होती है, संख्या कितनी होती है? हाँ, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की हेल्थ सर्विस है, इसमें जो डॉक्टर्स, सर्जन्स, फिजिशियन सेलेक्ट किए जाते हैं, ये भी कंबाइंड मेडिकल एग्जामिनेशन UPSC द्वारा ही किया जाता है। और इनकी जो कार्डर स्ट्रेंथ है वो 245 के करीब है। जी, तो ये पूरी संख्या इसकी हो गई और कार्डर संख्या को लेकर जो स्थिति थी वो भी साफ हुई। देखिए, हर बार हम कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम में वो तमाम सवाल शामिल कर सकें जो कहीं ना कहीं आपको मजबूती दे और भारतीय सेना में आप कैसे भर्ती हो सकते हैं वो रास्ता साफ कर सके। कई परेशानियां होती हैं, कई चुनौतियां होती हैं जिन्हें पार करते हुए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद में भारतीय सेना में शामिल हो पाता है। आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसी के लिए हम ये कार्यक्रम लगातार चला रहे हैं और लगातार कर्नल साहब की तरफ से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है।
और इसी श्रेणी में आज का ये हमारा पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सर, पिछले एपिसोड में हमने डिफेंस क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस पर चर्चा की थी। अब आज शुरुआत में आपने डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस के बारे में बताया है, तो ये दोनों में अंतर क्या है, भिन्न कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो पहले हमने बात की थी वो क्वालिटी एश्योरेंस, उसमें एयरफोर्स रिलेटेड आइटम्स का उनका क्वालिटी एश्योरेंस का काम नहीं था। तो ये जो डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस है, शॉर्ट में DAQAS, ये ग्रुप ए इंजीनियरिंग सर्विस है और इसकी ऑथराइज स्ट्रेंथ है 287। इनमें जो रिक्रूटमेंट होता है इनिशियली वो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर होता है ग्रेड 2, और ये सेलेक्ट होते हैं इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम के द्वारा UPSC के। तो ये बेसिकली इनका है, इनके कार्डर का। सर, अगला सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ लेना चाहूँगा। डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सेवा अधिकारी कहाँ कहाँ पे कार्यरत होते हैं, वो संगठन क्या करता है, इसको लेकर भी आप एक बार दर्शकों को ये जानकारी दें। तो ये जो DGAQA सर्विस है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के नीचे सारे कार्यरत हैं। ये ऑफिस उसका है और ये रेगुलर जितना भी एयरफोर्स रिलेटेड इक्विपमेंट है, जैसे एयरक्राफ्ट्स हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, एरो इंजन्स हैं, एयरबोर्न सिस्टम्स हैं, एवियोनिक्स हैं, आर्मामेंट्स हैं, जैसे फ्यूल है, स्टोर्स हैं, इसके साथ में जुड़े हुए ग्राउंड के जो सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनकी जो डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, रिपेयर है, मॉडिफिकेशन है, ओवरऑलिंग है, ये जो कि वेरियस डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होता है एंड प्राइवेट फर्म्स में होता है, उनका क्वालिटी एश्योरेंस करना इनका कार्य है। अभी ये जो है एरोनॉटिकल सोसाइटी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अगर कोई हम फॉरेन से या बाहर से कोई इक्विपमेंट ले रहे हैं तो उसका क्वालिटी एश्योरेंस भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे यही ऑर्गेनाइजेशन करता है। और इनके जो ऑफिसेज हैं वो वेरियस डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में लोकेटेड हैं, DRDO में लोकेटेड हैं और प्राइवेट फर्म्स में लोकेटेड है। इस कार्डर की स्ट्रेंथ करीब 730 के करीब है। जी सर, हम अक्सर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के बारे में प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन के रूप में सुनते हैं, बातचीत होती है। सर, इनका मिशन क्या होता है, इनकी प्रयोगशालाएं, इकाइयां और जनशक्ति के बारे में भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। DRDO हमेशा समाचारों में रहता है, हर काम में देश के अंदर आगे है। उस बेसिकली एक रिसर्च और डेवलपमेंट विंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जो कि साइंटिफिक और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आप समझ लीजिए। और इनका जो मिशन है कि जो देश में आत्मनिर्भरता, इक्विपमेंट, वेपन्स, टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स, जो भी आर्म फोर्सेस को चाहिए उनको देश के अंदर ही डेवलप किया जाए और देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए, ये इनका सबसे बड़ा मिशन होता है। अभी जो इनका नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, 60 लेबोरेटरीज़ है ऑल इंडिया के अंदर और वेरियस यूनिट्स भी कह लीजिए, लेबोरेटरीज़ और यूनिट्स हैं इनकी। इनका जो मैन पावर है वो करीब 25,000 एम्प्लॉयज़ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बेसिकली 3 4 सर्विसेज हैं, जैसे एक तो है DRDS, जिसमें इसके बारे में जैसे अगर आप जानना चाहेंगे तो और बताएंगे अपन। फिर है DRTC, फिर एक एडम कार्डर है, अलाइड कार्डर है और इसी तरह से दूसरे अदर सर्विस पर्सनल्स हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन आपने अभी बताया कि DRDS के बारे में, इसमें लगभग 7500 वैज्ञानिक होते हैं। हमारे दर्शकों को इस सेवा के बारे में भी आप बताएं कि वैज्ञानिकों की भर्ती कैसे होती है, करियर के विकास को लेकर संभावनाएं कितनी है, क्या कोई भी इस विषय में जा सकता है, इसमें करियर बना सकता है, इसको लेकर भी संभावनाएं बताएं आप। जो DRDS है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, ये अगेन इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है और इसमें सब साइंटिस्ट होते हैं, सबसे बड़ी बात। और ये रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अपन ने बताया, जो मिशन हमने पहले आपने सवाल पूछा उसमें जो बताया वो इनका काम है। और इनका जो रिक्रूटमेंट है वो DRDO डायरेक्टली करता है। उनका एक सेटअप है इंटरनल, उसका नाम है असेसमेंट सेंटर,
रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, शॉर्ट में हम उसको RAC बोल सकते हैं, जो कि DRDO के साइंटिस्ट को रिक्रूट करता है। साइंटिस्ट एट B लेवल, स्टार्टिंग B लेवल पे होती है और उसका पे मैट्रिक्स है 10, उसका मतलब है 56,100 स्टार्टिंग बेसिक पे होती है इनकी। और इनका जो एंट्री है वो साइंटिफिक एंट्री टेस्ट के द्वारा की जाती है। इसके अलावा क्या है कि DRDO और टैलेंट सर्च करता है, कैंपस इंटरव्यूज़ करता है, स्कॉलरशिप स्कीम्स देता है, और आप ग्रुप साइंटिस्ट H तक जा सकते हैं, जो प्रमोशन लेवल्स हैं इसके ऊपर। और इसकी जो इसमें सबसे अच्छी बात और भी है कि मेरिट बेस्ड ही प्रमोशन होता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और पे मैट्रिक्स आप 15 तक ऊपर जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया साइंटिस्ट H तक। जी जी जी। तो सर, ऐसे में भारतीय नौसेना आयुध सेवा किस संगठन में है, किस संगठन में ये काम करती है, उस संगठन की भूमिका क्या है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, ये भारतीय नौसेना आयुध सेवा जो है, इसका नेवी के अंदर क्या है कि नेवी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसमें काफ़ी नंबर्स में सिविलियंस काम करते हैं जी। क्योंकि जो शोर पे काम है वो काफ़ी मात्रा में सिविलियंस को दिया जा सकता है। तो इसमें नेवल आर्मामेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका ये सेवा उसमें काम करती है। और जो इनका रोल है कि जो नेवी के इक्विपमेंट हैं जो शिप्स में लगते हैं, जैसे आर्मामेंट गन्स लगती हैं, चाहे वो पीस हो या वॉर के टाइम पे, उनको सर्विस करना, उनको मेंटेन करना, उनकी इन्वेंट्री को मेंटेन करना इनका काम है। और ये नेवी के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को भी सपोर्ट करता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट कहलाते हैं। जी सर, ऐसे में हमारे दर्शकों को भारतीय नौसेना आयुध सेवा भर्ती और पोस्टिंग के स्थानों के बारे में भी आप बताएं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इनका जो इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, जिसको हम शॉर्ट में INAS कह सकते हैं, ये भी जैसे ग्रुप A सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आती है और ये नेवी का हिस्सा है जी। ये अंतर आप समझिएगा। और ऑफिसर्स जो इसमें है वो उनका सिलेक्शन UPSC के द्वारा होता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू। इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन B या B.Tech होना चाहिए, उससे ऊपर होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह जो दूसरी इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं उसमें आपको लिया जाता है। और आप ज्वाइन करते हैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर इन नेवल आर्मामेंट डेपोज। और आप विशाखापट्टनम का जो डेपो है नेवी का, वहाँ पर इनकी इनिशियल ट्रेनिंग कराई जाती है। और इनकी जो कार्डर स्ट्रेंथ है वो 118 के करीब है। और इनकी जो पोस्टिंग्स हैं जी, जहाँ जहाँ डेपोज लोकेटेड है नेवी के, जैसे मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, गोवा, दिल्ली, बालासोर, सुनाबेड़ा, कारवार, भीमपुरम, इस तरह के जो डेपोज लोकेटेड है वहाँ पर इनकी पोस्टिंग्स होती हैं। बेहद महत्वपूर्ण है। और ये विषय एक्चुअल में क्या होता है कि सेना भर्ती के लिए जब हम जाते हैं तो अभ्यर्थियों के मन में बहुत से सवाल होते हैं अपने करियर को लेकर, कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग हो सकती है, उनकी तनख्वाह क्या रहेगी, करियर में उनके लिए आगे संभावनाएं कितनी हैं, वो अपने परिवार के लिए क्या कुछ कर पाएंगे। सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इन सवालों को जन्म देती हैं। और यही कारण है कि सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर उनको इसकी पूरी जानकारी मिल जाती है तो फिर वो और ज़्यादा मजबूती से इन भर्तियों की तैयारी कर पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा नौसेना के किस संगठन से संबंधित है, उस संगठन की भूमिका क्या होती है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। तो जैसे अपन बात कर रहे थे कि नेवी काफ़ी मात्रा में सिविलियन स्टाफ होता है जी। तो नेवी में मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे आर्मी में ऑर्डिनेंस डेपोज होते हैं या AC के डेपोज हैं, तो उसी तरह से नेवी के अंदर मटेरियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको आप समझ लीजिए डेपोज। ये मुंबई में लोकेटेड है, वाइजैक में लोकेटेड है, कारवार, कोची, गोवा और पोर्ट ब्लेयर में है। तो इनको जो डेपोज को मैनेज करने के लिए, और इन डेपोज का काम है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो शिप्स हैं या वेरियस दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं नेवी के, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट ये ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन करता है।
और इसके अंदर इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड को भी करता है। अब आते हैं कि इसके ऑर्गेनाइजेशन ये किस तरह के हैं डेपो। इस डेपोज में 4 कंट्रोलर्स कैटेगरी कंट्रोलरेट्स कहलाती हैं। कंट्रोलरेट्स 4 कैटेगरी की हैं। एक मटेरियल प्लानिंग का काम करती है, एक प्रिक्योरमेंट का काम करती है, एक वेयर हाउसिंग का काम करती है और एक टेक्निकल सर्विसेज। तो इस तरह के इस ऑर्गेनाइजेशन में इसके अंदर फॉर्चुनेटली ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसमें सिविलियंस भी हैं जैसे एमईएस में, और डिफेंस पर्सनल मतलब नेवी के पर्सनल ऑफिसर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, और सिविल सर्विस वाले जैसे हम बातचीत कर रहे हैं वो भी हैं, और उस दूसरे सिविलियन स्टाफ भी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कॉम्बिनेशन है दोनों का, पूरा कॉम्बिनेशन है और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस पूरी सेना में काम किया जाता है, इस पूरे जो कैडर है उसमें काम किया जाता है। अगले सवाल की ओर मैं चाहूँगा बढ़ना। सर, दर्शक जो है हमारे वो भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। इससे पहले भी इस विषय को लेकर कई बार कमेंट्स ज़रूर आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दें। देखिए, जो इंडियन नेवल आर्मामेंट मैनेजमेंट सर्विस है, शॉर्ट में हम इसको INMMS कहते हैं जी। ये जो ऑफिसर्स हैं, ये इनिशियल इनका जो रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए में होता है एज असिस्टेंट नेवल स्टोर ऑफिसर ग्रेड 1। मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा, असिस्टेंट नेवल स्टोर ऑफिसर ग्रेड 1 में इनका किया जाता है, एंट्री होती है। और ये एग्ज़ामिनेशन UPSC के द्वारा ही होता है। इसमें जो डिग्रीज़ आपकी होनी चाहिए वो या तो मैकेनिकल, मरीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा क्या है कि आपका 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए? सुपरवाइजरी कैपेसिटी में आपने मटेरियल मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निकल स्टोर्स का किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पब्लिक सेक्टर यूनिट में आपने किया हो। ये इसमें एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट भी है, बिल्कुल ही आप फ्रेशर नहीं हो सकते हैं। और कार्डर स्ट्रेंथ जो इसकी है वो 134 है। तो नेवी में आपने देखा कि 2 बड़ी इम्पोर्टेंट सर्विसेज ग्रुप ए डिफेंस सिविलियंस की है। सर, हम डिफेंस सिविलियन कैडर की पूरी एक श्रेणी चला रहे हैं। इसी के तहत अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं, एपिसोड्स हैं, उनके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो विषय हैं वो शामिल कर लिए जाएं। तो ऐसे में एक बार मैं चाहूँगा आपसे कि जो रेगुलर हमारी जो आर्मी है उसमें और डिफेंस सिविलियन कैडर में अंतर क्या है, एक बार फिर से आप दर्शकों को बता दें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है, जिस प्रकार से हम एपिसोड्स को आगे बढ़ाए जा रहे हैं वो बंधे रहें इससे, और उनको ये जो जानकारी है वो सही मायने में मिलती रहे। देखिए, जो यूनिफॉर्म में हैं और जो बिना यूनिफॉर्म के हैं जी, तो पहली बात तो ये है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं डिफेंस में काम करने की, डायरेक्टली आप आर्म्ड फोर्सेस के अंदर नहीं हैं तो आप बैटल जोन में नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात, आपकी अच्छी जगह पोस्टिंग्स होंगी, जनरली पीस स्टेशंस होंगे, आपके टाइमिंग्स रेगुलेटेड रहते हैं, जैसे नॉर्मल दूसरे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में है या गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में है। ये है आपकी जो खुद की फैमिली लाइफ है वो बिल्कुल सिविलियन में जैसे आमतौर से होती है वो होती है। तो फ़ौज का और इसमें जो डिफरेंस यही है कि मेजर डिफरेंस जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कंफर्ट जोन है वो एक, अगर आपको हथियार चलाना, आपको लड़ाई, युद्ध, खून, बर्बादी ये पसंद नहीं है, बट आप फिर भी एक फ़ौजी के देश में रक्षा विभाग में काम करना चाहते हैं, तो ये डिफेंस सिविलियंस का जो सेटअप्स है बहुत बड़े सेटअप्स हैं एंड इन बहुत रिस्पेक्टेड जॉब्स होती हैं। इसमें आपको जो बेनिफिट्स हैं डिफेंस सिविलियन में आपको कुछ बेनिफिट्स वही मिलते हैं जो कि एक फ़ौजी को मिलते हैं जो यूनिफॉर्म में होता है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कैंटीन सर्विस है या कुछ और जो आपको फील्ड एरिया अलाउंसेस हैं या सेमी फील्ड जो एरियाज़ होते हैं वो आपको जो अलाउंसेस हैं वो बेनिफिट्स मिलते हैं।
आपको ज़रूरत पड़ने पे आपको फॉरवर्ड एरियाज में जाना पड़ सकता है, वो लाइबिलिटी आपकी होती है, बट लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। यानी युद्ध में शामिल नहीं होना होगा, यानी कि आपको वर्दी नहीं पहननी है, युद्ध में शामिल नहीं होना है, फिर भी सेना में काम करना है, तो फिर आपके लिए फिर ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो नहीं सकता। देखिए, पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए हमारी ऑफिशियल मेल ID पर। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर कार्यक्रम में हम उस सवाल को शामिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई टॉपिक हुआ जिसके ऊपर पूरा एपिसोड बन सकता है तो हम उससे भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आप लगातार सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम अगले एपिसोड में आपको जरूर देंगे। कोशिश ये करेंगे कि आपके मन में उठ रहे हर सवाल का समाधान कर सकें। सर, आप भी पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए, पूरे कार्यक्रम को आपने सार्थक बनाया, पूरी चर्चा को सार्थक बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। तो फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।